सर ये मुस्लिम ममालिक की जानिब से ईरान की हिमायत का कोई इम्कान आपको नज़र आता है? क्योंकि ईरान की जानिब से तो बाकायदा ये स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, ईरान ने इसराइल को ख़बरदार किया है कि जो अगला हमला होगा वो इससे ज़्यादा शदीद होगा। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी से खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बरतानवी ब्रेंट के सौदे 34 सेंट्स बढ़कर $73.90 फ़ी बैरल में तय पाए। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत सेंट बढ़कर $70.10 फ़ी बैरल रिकॉर्ड। इसराइल पर मिसाइल हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान को ऐसे नताइज का सामना करना पड़ेगा जो उसके तस्वुर से भी बाहर होंगे। एक खबर ये आ रही है कि 47 जो ज़मीन पर गिराए हैं बम और फतेह 1 या फतेह 2 जो है वो उनके डोम को बाईपास करके आया है और तकलीफ दे होगा। देखिए, एक सच्ची बात तो ये है कि डॉक्टर साहबा कि अरब ममालिक तो जो ईरान का रसूख है इस खत्ते में उसको बहुत नापसंदी की उनको खदशात हैं और बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो हिज़्बुल्लाह को भी उसी मस्बत मनफी अंदाज से देखते हैं, वो हमास को भी मनफी अंदाज से देखते हैं। आप जानती हैं हूतीज़ और सऊदी अरब के दरमियान कितने इश्यूज चल रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अरब दुनिया से या मुसलमान दुनिया से एज ए होल ईरान को ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो उनके पीछे खड़े होंगे। रादर दिन इस वक्त तो लगता कुछ ये है कि अरब दुनिया और इसराइल के जो मफादात हैं वो एक ही जैसे हैं कि हिज़्बुल्लाह को किसी तरीके से डैमेज किया जाए, हमास को भी ख़त्म किया जाए ताकि जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी अंदर प्रेसिडेंट महमूद अब्बास वो पूरे जो ऑक्युपाइड इलाके हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनको मिल सके एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं नहीं समझता कि अरब दुनिया या OIC फॉर दैट मैटर, अभी देखिए ना यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी हो रहा है, उसमें लेबनान भी तकरीर की, ईरान भी तकरीर कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई करारदाद वगैरह पास नहीं होनी, सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान ये तवक्को रख रहा है कि मुस्लिम दुनिया उसके पीछे खड़ी होगी। अच्छा सर, ये जो ईरान जवाबी कार्रवाई करके क्या आपको नहीं लगता कि इसराइल की चाल में नहीं आ गया? क्योंकि अगर एक इस तरह का भी एक थीरी पे बात हो रही है जी, कॉन्स्पिरेसी थीरी कह लें या एक किस्म का एक एनालिसिस कह लें, इस हवाले से भी बात की जा रही है कि जंग से पहले आपको याद होगा नेतन्याहू पर बाकायदा करप्शन के इल्ज़ामात का नेतन्याहू को सामना था और शदीद लेवल के करप्शन के इल्ज़ामात थे और बहुत से लोग इस बात को इस तरह रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं कि इस जंग को नेतन्याहू की जानिब से बड़ी स्मार्टली कह लें, बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ अपने और ख़ुद को अपने आप को बचाने के लिए एक किस्म का हरबा भी कहा जा सकता है। डेफिनेटली ये जिससे मैंने भी जिक्र किया क्योंकि जिस दिन वॉर ख़त्म हुई उस दिन नेतन्याहू की हुकूमत तो कायम ही नहीं रहेगी और उसको बड़े मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तो नेतन्याहू इस जंग को तबालत देना चाहते हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि हिज़्बुल्लाह को भी जो साउथ आज भी देखिए जो इंकर्जन्स हुई हैं इसराइल की जानिब से, एयर पे तो सुपीरियरिटी इसराइल की है, लेकिन जहाँ तक ग्राउंड ऑपरेशन की बात है साउथ लेबनान में अगर आप देखिए तो बहुत से इसराइलियों को हलाक किया गया है, हिज़्बुल्लाह ने ही किया है। तो हिज़्बुल्लाह का जो नेटवर्क है वो हमास से बहुत मुख्तलिफ है और बहुत स्प्रेड आउट है। देखिए लेबनान तो खुद मुख्तार मुल्क है ना, कोई ऑक्युपाइड टेरिटरी नहीं है जिस तरह गजा है या वेस्ट बैंक है। तो यहाँ पे डायनामिक्स ज़रा डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये नहीं तसव्वुर किया जा सकता कि ईरान हिज़्बुल्लाह को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकता है। लेकिन ये भी याद रहे कि इसराइल ने पहले दिन ही से अपने जो अहदाफ हैं लेबनान की हद तक उनको महदूद रखा है। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि वो लेबनान में जो साउथ लेबनान है वहाँ से हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करना चाहते हैं। आया ये भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, द टाइम विल शो। ठीक है। और रिटर स्कॉट जैसे लोग कह रहे हैं कि हज़ारों लोग ईरान में कैपेबिलिटी है कि तल अवीव में उनको मार सकता है। तो क्या ये किस कीमत पे जंग करेगा नेतन्याहू अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए? ये कैन ही ये इस लॉस को वो भी सामने बेयर कर सकता है? नेतन्याहू की बड़ी बदकिस्मती से जो उसकी जो सोच है वो ये है कि एक तो अपनी हुकूमत बचाना चाहता है। उसको ख्याल है जिस वक्त जंग ख़त्म हुई उस वक्त मेरे ख़िलाफ़ मुकदमे भी होंगे और अपोजिशन मेरी जो है
वो इकट्ठी हो जाए कि इलेक्शन जल्दी करा जाए। इलेक्शन जो थे वो 2026 में ड्यू थे। प्रेशर जो है वो ये पड़ रहा है कि इलेक्शन जल्दी कराया जाए और अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। नेतन्याहू ने ये किया है ये करके कि दो चीज़ें कर दी हैं। एक तो उसने अमेरिका को इसमें खींचने की कोशिश की है, नंबर 1। नंबर 2 वो ये कर रहा है कि जो उसको पता है जिस दिन जंग बंद हुई उसी दिन बैनुल अक़वामी बरादरी बशमूल यूरोप के बहुत से ममालिक कहेंगे कि फ़ौरन अब 2 स्टेट सोल्यूशन आना चाहिए जिसमें फ़लस्तीन की रियासत अलहदा हो। नेतन्याहू ये चाहता है कि इसके ऊपर बातचीत अभी ना की जाए। हालांकि वो दिमाग में उसके अगर हो भी कि अल्टीमेटली ट्रंप भी आ गए तो क्या करेंगे, वो क्या सारे अरबों से जंग कर लेंगे, सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से, जहां उनके बहुत से मफादात हैं। तो मेरा कहना यह है कि नेतन्याहू की ये गेम है कि इसको मसले को ही ख़त्म कर दे, इस जो अंडर डिस्कशन आएगा। अगर आज जंग बंद हुई लेकिन सर तो कल शुरू हो जाएगी। देखा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो इसको सिर्फ सियासी नहीं नजरियाती भी इस मामले को ले रहा है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है वो उसकी तकमील होने जा रही है। उस तरफ जो है वो इसराइल चल पड़ा है, जो कि नील से लेकर फरात तक या फरात से नील तक, करबला से लेकर सऊदी अरब तक, ये सारे नक्शे सामने आ रहे हैं। तो क्या नहीं नक्शे ये तो कोई जो है वो पागल आज के दौर में सोचेगा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसराइल, आप उससे कोई ज़्यादा नतीजा निकाल रहे हैं। मैंने ये कहा है कि इसराइल की जो गेम है, जो नेतन्याहू की गेम है, वो ये है कि अगर आज जंग बंद हो जाती है तो फिर एकदम बैनुल अक़वामी बरादरी कहेगी कि 2 स्टेट सोल्यूशन लाओ। अब उसने चालाकी ये की है कि ये जंग को बढ़ा के 2 स्टेट सोल्यूशन भी दूर कर दिया है और अब वो शायद इलेक्शन भी जल्दी ना कराए इसराइल में। अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई पागल होगा कि ये खुदा ना खास्ता ईरान पे एटमी हमला कर दे। ये तो मैं तस्वुर नहीं कर रहा, ये तो मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं। कसूरी साहब, मैं एक खबर देना चाहता हूँ आपको जो रिसेंटली अभी आई है, शायद आपने ना देखी हो। इजराइल ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उसकी जो कई बेसिस हैं वो डैमेज हुई हैं इन मिसाइल अटैक से। ये अब कंफर्म खबर आ रही है। तो क्या इसका ये इफेक्टिविटी है? और ये जो कहा जा रहा है कि अगर वो ऑल आउट अटैक करता है तो ईरान इज केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल इट्स बेसिस, कि वापस उसके जहाज उतर ही ना सकें, ये है कोई ऐसी बात या कहानी है? नहीं, इससे ज्यादा खतरनाक है जहाज उसके उतर जाएंगे, इसको छोड़ें। खतरा उसको यह है कि ईरान के पास कैपेसिटी है कि अगर उसने उसके ऐसे ठिकानों को हमला किया जो आबादी के इलाके में है तो मास कैजुअल्टीज होंगी इसराइल में। वो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, एक छोटा मुल्क है। तो इसलिए ख़तरा यही है, जिस वजह से मैं कह रहा था कि मुझे इज्जत आसान नहीं ईरान के लिए। हाँ, डराना धमकाना एक बात है, लेकिन मुझे जो ख़तरा है कि अमेरिका का राइट विंग मैंने देखा है, लेकिन जो उनके कई राइट विंग के लोग हैं, मसलन आज ही मैं फ्रीडमैन का पढ़ रहा था, वो ये एडवोकेट कर रहे हैं कि इसराइल को आगे नहीं जाना चाहिए इससे जो वो चला गया है, क्योंकि उनको ये ख़तरा है कि इसके नतीजे में उन क़ुव्वतों को फ़ायदा होगा जो ईरान की मुखालिफ है। आज जो आपको जंग नज़र आ रही है ना, बड़ा आसान होता है अपनी फ़ौजें भेज देना। इसराइल ने लबनान में कई मरतबा फ़ौजें भेजी हैं, पहली बार 1976 में भेजी हैं, 82 में भेजी हैं, फिर उन्होंने जब भेजी हैं, फ़ौज भेजना आसान है, इराक़ ने भी फ़ौज भेज दी थी, अमेरिका ने, निकालना बड़ा मुश्किल होता और बड़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी जब इसराइल ने अपनी फ़ौजें वापस की हैं। इसलिए अमेरिका ये कोशिश करेगा दरपर्दा, लेकिन अमेरिका को भी ये तकलीफ़ हो रही है क्योंकि जो हार्ड लाइन सपोर्टर्स हैं इसराइल के, वो अमेरिका प्रेशर डाल रहे हैं। आपके लिए मौका अच्छा है कि आप इसराइल का तिया पाचा करें तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का।